एक्सरसाइज का 24 नंबर का सम, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। आगे हम लोगों ने बहुत सारे सम किए हुए हैं, ये सब एडिशनल एक्सरसाइज के सम चल रहे हैं, बराबर है। 24 नंबर का एक्सरसाइज का जो सम है उसके अंदर ऐसा बोला गया है, एक्सरसाइज का 24 नंबर का सम, उसके अंदर ऐसा बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना है मेरे पास 2 फैराड है, 2 फैराड, हाँ 2 फैराड। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स d is equal to 0.5 सेंटीमीटर है। तो d is equal to 0.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 into 10⁻² मीटर। हाँ, तो you will realize from your however electrolyte capacitor जो है much larger capacitance 0.1 farad because very minute separation between the conductors। तो हमको क्या पूछा है what is the area of the capacitor। अगर मेरे पास कैपेसिटेंस इतना है और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इतना है तो एरिया कितना होगा प्लेट का। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का इक्वेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मेरे पास A इज इक्वल टू CD बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब सीधी सी बात है, मुझे एरिया ढूंढना है, आई वांट टू फाइंड एरिया, एरिया A आई वांट टू फाइंड। ओके, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, तो A इज इक्वल टू C कितना है 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट 0.5 into 10⁻², और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 8.85 into 10⁻12। सो A इज इक्वल टू 2 into 0.5 क्या होता है 1, तो ये 10⁻² ऊपर बचा, ये 10⁻12 ऊपर गया तो प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या हुआ 8.85। 1 डिवाइडेड बाय 8.85 करोगे मतलब आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, समथिंग 1 डिवाइडेड बाय 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर स्क्वायर। आप सोचो एक बार 10⁻10 मीटर स्क्वायर, आप कभी भी सोच नहीं 10⁻10 मीटर स्क्वायर मतलब कितना हुआ। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, 10⁻1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻3 किलोमीटर। तो ये मीटर स्क्वायर है, समझो आप। तो अगर आप देखने जाओ तो 1 मीटर की जगह पे 1/10⁻3 किलोमीटर करे तो मेरे पास एरिया कितना होगा 1/8.85 इंटू 10⁻10 इंटू 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे 1/10⁻3 का स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर। तो अगर आप एरिया देखने जाओ तो 1/8.85 इंटू 10⁻10 और इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको एरिया मिलेगा 1/8.85 इंटू 10⁻4 किलोमीटर स्क्वायर। 10⁻4 किलोमीटर स्क्वायर की 10⁻4 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर। क्या 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की प्लेट बन सकती है? सीधी सी बात है, नहीं बन सकती। तो इसमें आपको पूछा हुआ है कि ये आंसर के ऊपर से आपको कुछ समझना है। क्या समझना है कि कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू फैराड में आती, मतलब उसका यूनिट फैराड ही है, लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी फैराड में नहीं आएगी। माइक्रो फैराड होगा, नैनो फैराड होगा, पिको फैराड होगा, लेकिन कभी भी फैराड में आएगी। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू फैराड में है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट इन फैराड, इट इज इन माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 एक्सरसाइज का 24 नंबर का सम। अब आता है एक्सरसाइज का 25 नंबर का सम। एक्सरसाइज का 25 क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही बड़ा सम है, ध्यान से समझो कैसे करना है इसको। एक्सरसाइज का 25 नंबर का सम, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल, सॉरी हाँ 25 नंबर का सम। यहाँ पे देखो एक सर्किट उसने बनाई हुई है,
ये 100 पिको फेराड है, ये C1, ये C2, ये 200 पिको फेराड और ये C3, ये भी कितना है 200 पिको फेराड। पहला क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा है। और ये C4 कितना है, यहाँ पे C4 भी है, ये C4 कितना है 100 पिको फेराड। क्वेश्चन उसने ये पूछा है, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे प्लस रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रखते हो तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। इसको अगर आप देखो तो आपको पहली नजर से आपको पता चलेगा कि C2 एंड C3 बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन। ओके, तो आपको पहले सर्किट सॉल्व करनी आनी चाहिए। सर्किट कहां से सॉल्व करनी है, इनर मोस्ट से करनी है। तो हियर C2 एंड C3 आर इन सीरीज कनेक्शन, आर इन सीरीज कनेक्शन। C2 एंड C3 किसके अंदर है, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में है तो सीरीज में आपके पास इक्वेशन आएगा 1/C' इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो आपके पास इक्वेशन आएगा 1/C' इज इक्वल टू C2 कितना है 200 प्लस C3 कितना है 200। तो आपके पास इक्वेशन आएगा 1/C' इज इक्वल टू 2/200। तो आपके पास इक्वेशन आएगा C' इज इक्वल टू 100 पिको फेराड। इसका मतलब ये आया कि इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 100 पिको फेराड। तो अब आपकी सर्किट ऐसे बनेगी, ये आएगा आपके पास 100 पिको फेराड का C1, ये सीरीज आपके पास आएगा 100 पिको फेराड का, और ये C4 है आपके पास 100 पिको फेराड। अब आपकी सर्किट ऐसे है। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। देखो ये तो यहाँ से कनेक्ट, मतलब समझो आप इसको अगर आप देखोगे तो ये 300 वोल्ट जो है वो माइनस है यहाँ पे। तो C1 ये C4 अलग है, साथ में कौन है C1 एंड C'। तो इसका मतलब ये हो कि C1 एंड C' पैरेलल में, किसमें पैरेलल में। तो तीन पैरेलल में नहीं है, C1 एंड C' पैरेलल में है। तो हियर C1 एंड C' आर इन पैरेलल कनेक्शन। अगर ये लोग पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में C" इज इक्वल टू C1 प्लस C'। तो C" इज इक्वल C1 कितना है 100 और C' भी कितना है 100। तो C" इज इक्वल कितना हुआ 200 पिको फेराड। तो यहाँ पे C" इसका क्या होगा 200 पिको फेराड होगा। अब देखिए नाउ ये 300, आपको कभी भी सर्किट सॉल्व करो तो ऐसे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ये C', ये C', ये 200 पिको फेराड और ये 100 पिको फेराड। अब इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि C4 से C" की ओर जाने में सिर्फ दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, एक जाने का और एक आने का। तो हियर C4 एंड C" आर इन सीरीज कनेक्शन, आर इन सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कनेक्शन में है तो C" इज इक्वल टू 1/C" इज इक्वल टू 1/C" प्लस 1/C4। तो 1/C" इज इक्वल टू 1/C" मतलब 200 प्लस 1/C4 मतलब 100। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1/, ये 100 प्लस 200 divided by 200 into 100, then C" is equal to 200 into 100 divided by 300, 0 0 0 0 कट। तो C" क्या है 200/3 पिको फेराड। तो ये तो मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन क्या है कि ये जो पूरी सर्किट है वो पूरी सर्किट का मैंने क्या फाइंड आउट किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया। अब ये पूरी सर्किट का मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया। अब उसने ऐसा पूछा है कि फाइंड द
फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसके अंदर ही, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये आप सबको पता चल रहा है, ये पूरी स्क्रीन आपके सामने है, एक बार उतार लीजिएगा। ये 24 नंबर का सम, 25 नंबर का सम अभी आधा है। अब मैंने पूछा इसके अंदर ही 25 नंबर के सम में ही कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बोलो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो मैं पूरी सर्किट के ऊपर टोटल चार्ज कितना बना, पूरी सर्किट मतलब कौन, पूरी सर्किट मतलब देखो यहां पे मुझे क्या मिला, ये C ट्रिपल डैश मुझे क्या मिला 200/3 पिको फेराड। ये कितना वोल्ट है 300 वोल्ट है। तो टोटल चार्ज ऑन इक्विवेलेंट सर्किट, टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज में C ट्रिपल डैश पे Q ट्रिपल डैश बोलूं तो Q ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या होगा C ट्रिपल डैश इनटू V। तो Q ट्रिपल डैश क्या हुआ? Q ट्रिपल डैश हुआ 200/3 इनटू पिको फेराड। पिको मतलब 10⁻12 और ये क्या होगा 300। तो ये 100 चला गया तो Q ट्रिपल डैश आपको मिला 1 2 3 4, तो 2 × 10⁻8 कूलम। कितना मिला 2 × 10⁻8 कूलम। अब ध्यान से अगर आप देखो, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखो तो ये 300 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जो 4 नंबर का कैपेसिटर था वो सीरीज में था। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम। तो ये जो Q ट्रिपल डैश है, तो Q ट्रिपल डैश किस पे था C ट्रिपल डैश पे। C ट्रिपल डैश किससे बना हुआ है जल्दी से बोलो, C ट्रिपल डैश किससे बना हुआ है? C ट्रिपल डैश बना हुआ है C डबल डैश एंड C4। C ट्रिपल डैश किससे बना हुआ है? C डबल डैश एंड C4। अच्छा, C डबल डैश एंड C4 सीरीज की पैरेलल, C डबल डैश एंड C4 सीरीज की पैरेलल। सीरीज में चार्ज क्या रहेगा? सीरीज में चार्ज क्या रहेगा सेम। मतलब कि ये C डबल डैश में मतलब कि Q डबल डैश कितना आएगा 2 × 10⁻8 कूलम। सिमिलरली Q4 भी कितना आएगा 2 × 10⁻8 कूलम। मतलब कि मेरे पास 4 कैपेसिटर है, 4 में से मुझे एक के ऊपर का चार्ज मिल गया, कितना मिला 2 × 10⁻8 कूलम। अब C डबल डैश पे कितना चार्ज आया 2 × 10⁻8। तो C डबल डैश किससे बना है जल्दी से बोलो, C डबल डैश किससे बना हुआ है? तो C डबल डैश किससे बना हुआ है C1 एंड C डैश। अच्छा, ये C1 एंड C डैश जो है उसमें C1 एंड C डैश सीरीज है कि पैरेलल? तो भाई पैरेलल है और C1 एंड C डैश दोनों का कैपेसिटेंस सेम है 100। मतलब पैरेलल में चार्ज इक्वल डिवाइड होगा। क्या होगा पैरेलल में चार्ज? पैरेलल में चार्ज क्या होगा इक्वली डिवाइड, अगर कैपेसिटेंस सेम है। तो यहाँ पे कितना चार्ज था Q डबल डैश पे 2 × 10⁻4 कितना था 2 × 10⁻8 कूलम था। तो C डैश पे कितना आएगा 1 × 10⁻8 कूलम और Q1 पे कितना आएगा C1 पे 1 × 10⁻8। तो बोलो Q1 पे चार्ज मिल गया। मेरे पास चार्ज के 4 कैपेसिटर थे, उसमें Q4 पे मिला और Q1 पे मिला। अब Q डैश की बारी। Q डैश किससे बना हुआ है C डैश से। C डैश किन दोनों से बना हुआ है? C डैश किन दोनों से बना हुआ है बोलो, C डैश किन दोनों से बना हुआ है C2 एंड C3। बोलो C2 एंड C3 सीरीज की पैरेलल सीरीज। C2 एंड C3 सीरीज है तो दोनों के ऊपर चार्ज भी क्या होगा सेम।
तो C2 पे ऊपर मतलब Q2 कितना होगा 1 × 10⁻⁸ कूलम, और C3 के ऊपर Q3 भी कितना होगा 1 × 10⁻⁸। मेन ये है आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, समझना ध्यान से। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से एक बार देख लो क्या किया मैंने। मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब C ट्रिपल डैश मेरे पास फाइनल कैपेसिटेंस था, तो C ट्रिपल डैश किससे बना हुआ है C डबल डैश एंड C4, तो C डबल डैश एंड C ट्रिपल डैश पे चार्ज मिल गया Q ट्रिपल डैश। अब वो किससे बना हुआ है C डबल डैश एंड C4, दोनों केस में है सीरीज में मतलब दोनों के ऊपर चार्ज क्या हुआ सेम, मतलब ये 2 × 10⁻⁸ यहाँ पे भी आएगा और Q डबल डैश पे भी आएगा, तो Q4 मिल गया। अब Q डबल डैश किसके ऊपर का चार्ज है C डबल डैश जो है C डबल डैश वो किससे बना हुआ है C डबल डैश, तो C डबल डैश बना हुआ है C1 एंड C डैश, तो C डबल डैश बना हुआ है C1 एंड C डैश, तो दोनों किसमें पैरेलल में है एंड दोनों के ऊपर का कैपेसिटेंस भी क्या है सेम, तो चार्ज इक्वली क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 × 10⁻⁸ और यहाँ पे भी Q डैश पे भी 1 × 10⁻⁸, तो बोलो Q1 मिल गया। अब इस C डैश जो है C डैश किससे बना हुआ है C2 एंड C3, और वो भी कौन से कनेक्शन में सीरीज में, तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आएंगे सेम, बराबर। तो ये मेरे हुए दो न्यूमेरिकल, एक 24 नंबर का न्यूमेरिकल, एक 25 नंबर का न्यूमेरिकल। उसके बाद देखो ट्वेंटी 29 नंबर का न्यूमेरिकल। ट्वेंटी 24 हो गया, 25 हो गया, 29 नंबर का न्यूमेरिकल। अ स्फेरिकल कैपेसिटर, मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल 29 नंबर का न्यूमेरिकल देखो। अ spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors। है, ध्यान से देखना, 2 concentric spherical conductors, बराबर। ये कंडक्टर है और अंदर एक दूसरा कंडक्टर है, बराबर। ओके, इनर कंडक्टर जो है, उसका रेडियस सपोज कि R2 है, देखो तो यहाँ पे आउटर कंडक्टर का रेडियस R1 बोला हुआ है, आउटर कंडक्टर का रेडियस R1 है और इनर कंडक्टर का रेडियस कितना है R2 है। अब उसने देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आउटर कंडक्टर के इनर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूँ, आउटर कंडक्टर के इनर पार्ट पे मैं पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूँ, तो इनर कंडक्टर के आउटर पार्ट में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, आउटर कंडक्टर के इनर पार्ट में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूँ तो इनर कंडक्टर के आउटर पार्ट में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, बराबर। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड होगी। तो मुझे उसने ऐसा बोला है कि फाइंड आउट, मतलब डिराइव करो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखवाया था 4πε0 R1 R2 अपन R1 माइनस R2। ये इक्वेशन आपको क्या करना है, डिराइव करना है। 4πε0 R1 R2 अपन R1 माइनस C। हम इक्वेशन ये डिराइव करेंगे किससे, हम इक्वेशन ये डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस का। हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटेंस का, हमारे पास इक्वेशन क्या है, C = Q/V। तो मैं यहाँ पे क्या ढूंढ लूं, V मुझे मिल जाएगा, वो V में यहाँ पे रखूंगा तो मुझे आराम से आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये V लाए कैसे,
ये v लाए कैसे? तो रियलिटी में देखने जाओ तो इसके दो मेथड है। मैं छोटी मेथड भी करवा रहा हूँ, बड़ी मेथड भी करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। छोटी मेथड क्या है, ध्यान से समझ लो, बहुत ही सिंपल मेथड है। देख छोटी मेथड क्या है, ये छोटी मेथड v1 मतलब क्या होगा, kq by r1, और v2 मतलब क्या होगा, kq by r2। बोलो यहाँ पे r1 बड़ा है कि r2 बड़ा है? r1 बड़ा है, r1 बड़ा है, r1 r2 से बड़ा है, और अगर r1 बड़ा है तो v1 छोटा होगा। r1 बड़ा है तो v1 क्या होगा, छोटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो r1 बड़ा है तो v1 क्या होगा, छोटा, और v2 क्या होगा, बड़ा। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1, तो डेल्टा v मतलब v2 कितना है, kq by r2 माइनस kq by r1। तो यहाँ पे डेल्टा v इज नथिंग बट, मुझे kq कॉमन निकले तो मुझे क्या मिला, 1/r2 माइनस 1/r1 मिला, बराबर। तो डेल्टा v इज इक्वल टू kq, तो डेल्टा v इज इक्वल टू kq, यहाँ पे r1 माइनस r2 अपन r1 इंटू r2 आ गया कि नहीं आ गया, r1 माइनस r2 अपन r1 इंटू r2, बराबर। ये मुझे क्या मिला, डेल्टा v। अब ध्यान से देख, डेल्टा v मुझे मिल गया, डेल्टा v मुझे मिल गया। नाउ बोलो c इज इक्वल क्या है, कैपेसिटेंस c इज इक्वल कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू q बाय डेल्टा v भी लिख सकता हूं। तो कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू q बाय डेल्टा v, तो q का q, डेल्टा v क्या है, kq r1 माइनस r2 अपन r1 इंटू r2, बराबर। तो q ने q को मारा तो बाकी तो ये r1 r2 ऊपर चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू r1 r2 अपन k इंटू r1 माइनस r2 होगा। बट k क्या है, बट k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपन r1 माइनस r2। ये सिंपलेस्ट मेथड क्या किया मैंने भाई, मैंने ये किया कि भाई ये क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, kq by r1, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, kq by r2, r1 ग्रेटर देन r2 है तो v1 लेस देन v2, और मैंने ये सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये सिंपलेस्ट है। लेकिन मेरी जो मेथड है, आपको बाद में जो भी मेथड यूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरी जो मेथड है ये भी मेरी मेथड है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट, बराबर। एक बार देख लो इसको, बाद में मैं आपको मेरी मेथड करवाता हूं, ध्यान से देखो। उतार लो जल्दी से। चलो यहां पे ये मेथड तो बराबर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा फिजिक्स इसमें लगाओ तो क्या हो सकता है, तो देख क्या हो सकता है। मुझे लाना तो यही इक्वेशन, ओके, कैसे लाता हूं ध्यान से। मैं यहां पे पोटेंशियल को कुछ इंटीग्रेशन करके डिराइव करता हूं, ध्यान से देखना कैसे। मेरे पास पोटेंशियल का इक्वेशन है, सी ये r1 है ये r2 है। कंसीडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r from the center of a sphere, center of a sphere। मैंने यहां से मैंने r डिस्टेंस पे, हियर कंपल्सरी जो r होगा
वो R2 से ज्यादा होगा और R1 से छोटा। मैंने बीच में कोई एक पॉइंट लिया, समझा? मैंने बीच में कोई एक पॉइंट लिया, मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर है, ये बड़ा सा स्फीयर, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर, ये R2 रेडियस, ये R1 रेडियस, और उन दोनों के बीच में कहीं पे मैंने एक पॉइंट क्या लिया, P। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हम अब क्या कर सकते हैं? भाई ये तो लिया हमने ये, अब हम क्या कर सकते? सोचो, मुझे पोटेंशियल ढूंढना है, मेरा अल्टीमेटली एम क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में कहां से लाऊं? कहां से? सोचो 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 सोचो, पोटेंशियल मैंने कहां से? तो मैं पोटेंशियल के बारे में जब सोच रहा था, तब पोटेंशियल का मुझे मिला इक्वेशन, पोटेंशियल एट P, पॉइंट P is V is equal to minus of integration E dot dr, E dot dr। ये एक्चुअली E is equal to dV by dx ही है, लेकिन मैंने जब कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है तब मैं क्या लेता हूँ? इंटीग्रेशन। तो V is equal to minus of integration E dot dr। ओके, वेरी गुड, माइनस। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर से अंदर जा रही है, और dr जो है वो अंदर से बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर जा रही है और dr अंदर से बाहर निकल रहा है, मतलब E एंड dr। यहाँ पे ये क्या आएगा? E dr cos थीटा आएगा, बट E and dr are in opposite direction, that is थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180। थीटा 180 होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 क्या होगा? -1। तो V इज इक्वल टू माइनस E dr इंटू -1, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? E dr, बराबर। अब E क्या होगा? बट E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? kq by r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? kq by r स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू kq by r स्क्वायर इनटू dr होगा। हाँ, तो ये kq बाहर निकल गया, तो इसको मैं 1/r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/r स्क्वायर, या तो मैं ऐसा लिखूं 1/r स्क्वायर dr हो गया। तो V इज इक्वल टू kq बाहर निकल गया, 1/r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r raised to -2 dr। बोलो, 1/r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r raised to -2 dr। ओके, बोलो r raised to -2 का V इज इक्वल टू kq, r raised to -2 का इंटीग्रेशन होगा r raised to -2 पर +1/-2 +1। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी? लिमिट आएगी r1 to r2, r1 to r2, r1 to r2, हर जगह पे लिमिट आएगी r1 to r2। तो यहाँ पे भी लिमिट आएगी r1 to r2। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? -1, मतलब -kq, r raised to -1, r1 to r2। तो V इज इक्वल टू -kq 1/r, r2 r1, और यहाँ पे क्या आएगा? r2। तो V इज इक्वल टू -kq, ये 1/r2 -1/r1। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू kq, ये r1 -r2/r1 इंटू r2। बोलो, मुझे V मिल गया, V मिल गया। नाउ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू q बाई V, C इज इक्वल टू q बाई V। तो C इज इक्वल टू q का q, यहाँ पे kq, ये r1 -r2/r1 इंटू r2। तो C इज इक्वल टू k की जगह पे लिखो 1/4πε0 r1 r2/r1 प्लस। तो ये भी एक मेथड है, ये एक बहुत लंबी मेथड है लेकिन अच्छी है। हाँ, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपका 29 नंबर का सम, मोस्ट एमपी। ये सब एडिशनल के सम है, और ये इक्वेशन है जेडबल नीट की। आप कोई भी बुक ले लोगे तो उसके अंदर आपको इनपुट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये दिया गया होगा और फाइनल इक्वेशन दिया गया होगा और कुछ। हाँ, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा इक्वेशन क्या किया है? डिराइव किया है।
देख लो एक बार, उतार लो अच्छी तरीके से। तो यह आ गया एक्सरसाइज का 29 नंबर का सम। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज के 29 नंबर के सम के बाद ओके हम देखते हैं 32 नंबर वाला सम। 32 नंबर वाला जो सम है उसके अंदर हमको एक सिंपल इक्वेशन जो हमने याद किया था वही इक्वेशन हमको लगाना है। ध्यान से देखना, एक्सरसाइज का 32 नंबर वाला सम। बोलो 32 नंबर वाला सम क्या है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बोलो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के टू कोएक्सियल लेंथ कितनी दी है? लेंथ कितनी दी है? लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब 15 into 10⁻² मीटर। और इनर रेडियस कितना दिया हुआ है? आउटर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और इनर रेडियस कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। ओके, द आउटर सिलेंडर इज अर्थ एंड द इनर सिलेंडर इज गिवन। चार्ज कितना दिया हुआ है? 3.5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज मेरे को दिया है 3.5 into 10⁻6 कूलम। तो डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। चलो मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। बोलो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या है? तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन आएगा वो होगा C is equal to 2 pi epsilon 0 L। C is equal to, सिंपल आपको इक्वेशन याद रखना है, C is equal to 2 pi epsilon naught L log B by A, ln B by A। तो C is equal to epsilon naught 2 pi epsilon naught L B by A। याद रखना यहाँ पे आपको इनर रेडियस क्या लेनी है? A और आउटर रेडियस क्या लेनी है? B। तो आपके पास आ गया C is equal to 2 pi epsilon naught L ln B by A। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। C is equal to 2 pi epsilon naught L ln B by A। तो C is equal to 2 pi epsilon naught L ln B by L मतलब ln 1.5 और 1.4। तो 1.5 बटे 1.4 आया। तो C is equal to 2 pi epsilon naught L। यहाँ ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था? 2.303 into log base 10 1.5 by 1.4। log आपको कैलसी में ढूंढना आना चाहिए या तो ऐसे ही आपको log आना चाहिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से क्या करूँ? डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 जा 4। तो ये क्या होगा? 4 pi epsilon naught L डिवाइडेड बाय 2 into 2.303 log base 10 1.5 by 1.4। 1/4 pi epsilon naught क्या होता है? K is equal to 1/4 pi epsilon naught। तो C is equal to ये क्या आएगा? L/2K into 2.303 log base 10 1.5 by 1.4। L की वैल्यू रख देने की। L की वैल्यू कितनी है? 15 into 10⁻²। K की वैल्यू कितनी है? 9 into 10⁹। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 into 10⁹। तो बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? C is equal to 15 into 10⁻², 2 into 9 into 10⁹, 2.303 और ये log क्या होगा? 1.5 by 1.4। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, तो हमने एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर इतने सम किए। आगे भी मैं 1-2 लेक्चर के अंदर एडिशनल एक्सरसाइज के सभी सम खत्म कर दूंगा और उसके बाद एग्जाम्पल में जो कुछ भी बाकी है वो खत्म करेंगे। ओके, तो सेकंड चैप्टर के अंदर कैपेसिटर के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है और पोटेंशियल के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जितना बने उतना ये सभी सम को आप रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा लिखने की स्पीड रखोगे, उतना ही एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।